दृष्टि और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिया में। हम पल्लव वंश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जहां हम पार्ट 1 से लेकर 3 तक देख चुके हैं। आज का पार्ट 4 है, जहां हम पल्लव की शासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की शिक्षा कैसे था, धर्म कौन सा था, उन सभी के बारे में आज के पार्ट में जानकारी लेने वाले हैं। ये पार्ट देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 3 तक सारे वीडियो देखिए, क्योंकि आप वो सब वीडियो देखोगे तो ये पार्ट समझने आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने कला पे जो है स्थापत्य कला कौन सी थी, सभी कलाओं पे अलग से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने सभी कलाओं के बारे में बहुत डीपली बताया, छोटे छोटे पॉइंट जो है वो सभी कवर करने की कोशिश की हूँ। तो स्थापत्य कला, जो पल्लव काल में स्थापत्य कला थी, उन पर अलग से वीडियो बना हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिए। आइए चलते शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक जो है पल्लव वंश है, ठीक है, जहाँ हम सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है पास में दिया बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिल सके। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था जानने से पहले हमें थोड़ा सा पल्लव वंश के बारे में जानना होगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दी कि पल्लव वंश का उदय कहाँ से हुआ है, इसके संस्थापक कौन है और उनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। फिर भी आपको बता दूं कि पल्लव वंश जो है साउथ की हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में जो दक्षिण की इतिहास है, वहाँ पे साउथ में पल्लव वंश का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, तो आप अब देखोगे कि स्थापत्य कला का इन्होंने अलग ही अपना स्थान है। आज तक जितने भी राजवंश हुए हैं, उनकी स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, वो हर एक किसी न किसी कला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन पल्लव काल जो है अपनी स्थापत्य कला के लिए सबसे फेमस है, ठीक है। इसने अपना अलग ही स्थान बना के रखा है। इनका जो प्रदेश रहा है, तुंगभद्रा नदी से पेन्नूर नदी, इन दोनों के बीच का जो प्रदेश है, पल्लव का प्रदेश रहा है। और इन प्रदेशों में इन्होंने इतनी उन्नति कर रखी है कि इनका हिस्ट्री जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही आवश्यक होता है। और इतना नहीं, तो यहाँ के जो शासक थे, किसी को राम की उपाधि दी गई है, किसी को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है, यहाँ बोधि वर्मन भी हुए हैं। और इसी काल में शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के बहुत महान व्यक्तिमत्व है, शंकराचार्य का जन्म जो है वो भी इन्हीं के शासन काल में हुआ है। उन सभी के बारे में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले से बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन से। मैंने अब उस पॉइंट लिख रखी हूँ कि राजकुमार से लेकर राजा की मतलब कौन से आवश्यक थे, तो ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है, राजा, उसके मंत्री, मतलब उसका मंत्रीगण जो होता है वो पूरा उसका जो समुच्चय होता है वो केंद्रीय प्रशासन में आता है। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान में कौन था, तो राजा था। जैसे आप देखते हो कि भारत के पीएम जो है या फिर आपके स्टेट के जो सीएम होते हैं, वो सत्ता के केंद्र स्थान होते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं उनके आसपास होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे तो हमारा जो सूरज है, मतलब हमारा सन जो पूरा सेंट्रलाइज में, उसके बाद सारे ग्रह तारे हैं ना, तो उसी प्रकार जो राजा था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व, महत्वपूर्ण पद जो था राजा का था। चाहे पल्लव वंश हो, चाहे इसके पहले की कितनी भी वंश हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या है, राजा होता है। और एक बात आपको बताना भूल गई कि इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा जो थी मौर्य वंश से और गुप्त वंश से मिलती जुलती थी। आपको याद हो तो मैं इसके पहले बता चुकी हूँ और हर बार बताती हूँ कि भारत में 3 वंश हिस्ट्री में ऐसे हैं जिनकी प्रशासन व्यवस्था जो है आज भी हम उत्तम मानी जाती है। जिसमें पहला जो है मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आता है, फिर उसके बाद वर्धन वंश आता है, ठीक है। देखिए, इतिहास एकमात्र सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसको पढ़ लेंगे और हमारा जीके अपडेट हो जाएगा या फिर हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा। इतिहास तो हमें मोरल सिखाता है, हमें कैसे जीना है या फिर किस परिस्थिति में लड़ना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है मुझे जो देख रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि 1-2 मार्क्स से पेपर रह गया हो और नर्वस हो गए, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा इतिहास जो सब्जेक्ट है, आप जो देखते हो, आप जो पढ़ते हो, सिर्फ आपको उसको पढ़े नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका 1 मार्क्स से भले ही अगर रहा हो तो आप नेक्स्ट से निकल जाओगे। पर अगर आप उम्मीद ही हार गए, नहीं मुझे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा, तो आप कहीं ना कहीं टूट जाओगे, पीछे बिछड़ जाओगे ना। तो आपको इतिहास क्या बताता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, देखिए अब मौर्य वंश की बात ले लीजिए, नंद वंश जो था, आपको मैं थोड़ा बाहर ले जा रही हूँ इस टॉपिक से, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अभी से सुने, क्योंकि इससे आपको प्रेरणा मिल सकती है। नंद वंश बहुत ही बड़ा वंश था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, कुछ नहीं थे, जीरो थे ना। उन्होंने अपने सामर्थ्य पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपने गुरु के मार्गदर्शन से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है।
क्यों? कि उनकी नीतिमत्ता अच्छी थी। नंद वंश के जो नंद थे उनकी नीतिमत्ता अच्छी नहीं थी, वो बहुत शक्तिशाली राजा थे लेकिन अपने प्रजा पे बहुत अन्याय करते थे। मतलब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी स्टडी के साथ साथ आपके लाइफ का थिंकिंग, आप कैसे सोचते हो, आपकी नीतिमत्ता कैसे, आपके विचार कैसे, वो सब इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो सभी का असर जो है आपके दिमाग में पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो मैं बता रही थी कि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था जो थी वो मौर्य से मिलती जुलती है, गुप्त काल से मिलती जुलती है, हर्षवर्धन जो है वर्धन काल के उनसे मिलती जुलती जो प्रशासन व्यवस्था है वो इनकी रही है। और राजा जो है केंद्र स्थान पे रहा है। राजा के आजू बाजू सभी जो मंत्री थे, अमात्य थे, वो सभी उसके बाद में आते थे। ठीक है, और राजा का खुद का अपना पर्सनल सेक्रेटरी पीए था, मतलब निजी अधिकारी था जो राजा की आज्ञा को लिखता था और उसकी जो पालन है उसको संजोए रखता था। उनकी आज्ञा जो देते थे राजा, जो भी कोई संदेशा हो, जैसे अगर आप देखते हो कोई भी, अगर हमारे सीएम उनका भी पीए होता है, हमारे पीएम का भी पीए होता है, तो उसी प्रकार पल्लव वंश के जो राजा थे उनका निजी अधिकारी होता था जो इनकी जो आज्ञाएं होती थी या फिर जो कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको लिख के रखता था। और जो अधिकारी होते थे, अध्यक्ष और प्रांतीय जो पुरापुरुष होते थे, तो उनके अंडर में केंद्रीय और प्रांतीय जो सत्ता है उनके अंडर में होती थी। तो बहुत बड़े बड़े जो पदों के अध्यक्ष होते थे या फिर राजपुरुष है, तो पूरी केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय सत्ता जो है उनके अंडर में होती थी। इतना ही नहीं, तो राजा की आज्ञा जो है उसका पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। अब देखते हैं कि राजा के बाद कौन से अधिकारी आते थे। ठीक है, तो राजा के बाद जो है सबसे पहले तो राजकुमार आता था। ठीक है, राजा का लड़का राजकुमार है, तो राजकुमार इसके बाद आएगा। तो राजकुमार जो है उसको प्रांतीय शासक होता था। ठीक है, देखिए एक राजा का बहुत बड़ा राज्य होता है, छोटे छोटे प्रांत में बिखरा हुआ होता है। जैसे आप अगर अपने स्टेट को लेते हैं, आप किसी स्टेट में हो तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट होगी, तहसील होगी, इस पर पोस्ट होंगे, वो छोटे छोटे प्रांत है ना। और आपका जो पूरा स्टेट है वो पूरा एक बहुत बड़ा प्रशासन शासन है। और आपके डिस्ट्रिक्ट जो है, तहसील जो है, ग्राम जो है, वो आपके वो छोटे छोटे प्रांत है। उसी प्रकार हर एक प्रांत होता था, एक शासन प्रशासन होता है, उसमें जो छोटे छोटे जो प्रांत होते थे, तो उन सभी प्रांतों का मतलब एक राजकुमार तो नहीं रहता था। मतलब पहले के राजा को ऐसा नहीं कि हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो, ऐसा तो नहीं थे। बहुत सारे लड़के होते थे, बहुत सारी लड़कियां होती थी, उनकी बहुत सारी वाइफ होती थी, है ना। तो प्रांतीय शासक जो होते थे वो कौन होते थे? राजकुमार होते थे। और उसके बाद अमात्य, अमात्य जो होते थे वो सबसे उच्च अधिकारी होते थे। राजा के बाद, राजकुमार के बाद कोई आता हो तो वो अमात्य आते थे, जिनको उच्च अधिकारी होते थे। वो सभी जो व्यवस्थापन है उसको देखने का काम कौन करते थे? अमात्य करते थे। अब देखते हैं राष्ट्रीय, जो प्रांत और जिला के अधिकारी होते थे। प्रांत किसके अंडर में होता था? राजकुमार के अंडर में होता था। और प्रांत में उसके अधिकारी जो होते थे उसको चलाने का काम करते थे। प्रशासन जो व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे? राष्ट्रिक कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे देशाधिकृत। देशाधिकृत किसे कहते थे? स्थानिक संरक्षक को। वहां का जो देखो बड़ा सा प्रांत है, उसके अंदर छोटा सा प्रांत होगा, उसके छोटा सा स्थान होगा, तो उसका जो होता है उसको देशाधिकृत कहते थे, जो स्थानिक संरक्षण होता था, जो लोगों से कनेक्टेड रहता था, लोगों से कनेक्टेड रहता था, उनकी समस्याओं को राजा तक ले जाने का, राजा की जो आदेश होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम। जैसे मुखिया, हम देखेंगे मुखिया भी आएगा इसके बारे में। जैसे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है सबसे पहले किसके पास आता है? ग्राम पंचायत के पास आती है, फिर सरपंच लोगों में वो बताता है। तो उसी प्रकार जो है देशाधिकृत होता था, जो स्थानिक संरक्षक होता था, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करने का काम, इसका उत्तरदायित्व किसका होता था? तो वो देशाधिकृत का होता था। उसके बाद देखेंगे ग्राम भोजक, एक गांव का मुखिया होता था। ठीक है, छोटे गांव होते थे, छोटी छोटी इकाइयों में बैठा हुआ था ये पल्लव वंश जो है। उसका जो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन हम आगे देखने वाले। तो छोटी छोटी इकाइयां थी, गांव, इनको इकाइयां कहते ग्राम। तो उन ग्राम को ग्राम भोजक कहते थे। जो महत्वपूर्ण गांव का व्यक्ति था वो गांव का मुखिया, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए, इसको नोट कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो देखते देखते आप नोट्स भी निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत काम में आएगा आपके, क्योंकि यहाँ जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी IMP है और एग्जाम में 1 से 2 बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद देखेंगे दूतक, सॉरी गोलमेज देखते पहले।
तो सेना नायक या फिर जंगल का अधिकारी दोनों को जो है गोलमीक कहते थे। तो सेना नायक को भी गोलमीक ही कहा जाता था और जंगल का अधिकारी तो था उसको भी गोलमीक ही कहते थे। दूतक, संदेशवाहक, आजकल के जो पोस्टमैन होते हैं मतलब संदेशवाहक यहाँ से वहाँ ले जाने वाले, अभी तो पोस्टमैन जो है बहुत कम हो चुके हैं। मोबाइल से व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है या फिर आपका इंस्टा है, बहुत सारे टेलीग्राम है, ऐसे बहुत सारे जो है संदेशवाहक जो है ऐप्स आ चुके हैं। अगर हम किसी को अपना संदेश भेजने तो 1 मिनट नहीं लगता अपने को, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले कौन काम करता, इंफॉर्मेशन तो यहाँ से वहाँ भेजनी पड़ती थी ना, तो काम कौन करता था, दूत करते थे, जिसे दूतक कहा गया है। नाम से ही पता चलता है दूत से क्या काम करता होगा, संदेशवाहक का काम करता होगा। रजरत्नक, गुप्तचर होते थे, मतलब हर प्रशासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा, हर शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा कि हर राजा के दूसरे राज्य में मतलब दूसरे राजा के यहाँ या फिर प्रजा में कहीं छुपे हुए गुप्तचर होते थे। प्रजा में राजा के प्रति क्या चल रहा है, कोई बंद कर रहा है कि नहीं, कोई विद्रोह का कुछ कर रहा है या फिर क्या सोचते हैं राजा के बारे में, या फिर दूसरे राज्य में आज भी हमारे गुप्तचर होते हैं। आप देखते होंगे कि हर एक देश के गुप्तचर होते हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, ठीक है। तो गुप्तचर जो है उसका काम क्या था, उसे क्या कहते थे, रत्नरंजक कहते थे। उसे क्या, भट्टमनुष्य मतलब क्या होता था, सैनिक होता था। ये पूछा गया है सैनिक मतलब क्या होता, भट्टमनुष्य को कहते थे सैनिक, ठीक है। वैसे भट्ट और जो है भट्ट अगर देखेंगे तो ब्राह्मण जो थे उनको भी भट्ट कहा जाता है। और भट्ट जो होते हैं पहले राजाओं के यहाँ जो गाने होते हैं उनकी स्मृति जो होती थी या फिर उनको कुछ अच्छा काम करते लड़ाई जीत के आए तो उनकी प्रशंसा जो करने वाले उसको भाट कहते थे, ठीक है। वो भाट अलग है, भाट क्या काम करता था, प्रशंसा करता था, राजा के लिए गाने गाता था। राजा ने अगर कोई काम किया हो तो उसका वो मतलब सबके सामने गाता था, सुनाता था, वो होता था भाट। और ये है भट्टमनुष्य मतलब सैनिक, ठीक है। उसके बाद राजा जो है उसको महाराज या फिर महाराजा दधिराज जैसे बोला जाता था। ऐसी उपाधि जो थी वो पल्लव वंश में राजा को दी जाती थी। राजा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में बता दूं कि ग्राम जो था प्रांत तथा सुविधा के लिए छोटी इकाई में बटा हुआ था। उसके बाद ग्राम सभा का जो काम क्या था, ग्राम सभा जो थी उसका काम था लोगों की रक्षा करना, न्याय देना, उन लोगों को सार्वजनिक हित के लिए काम करना। ये सब काम कौन करते थे, ग्राम सभा करती थी। राजा की जो आय होती थी, भूमि है, व्यापार है, व्यवसाय है, इन सभी करों से राजा को आय मिलती थी। और राजा जो है राजा का काम इन सभी से चलता था। राजा का जो खजीना है लोगों के भूमि कर से, व्यापार कर से, उद्योग धंधों से जो भी कर मिलता था उन सब से जो है राजा को आय मिलती थी। उसके बाद है भूमि की जो माप मोज के लिए सिंचाई नामक जो है माप का साधन था, ठीक है। माप भूमि का जो मापन करते हैं तो सिंचाई व्यवस्था की गई थी। और भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है भूमि से, क्योंकि कर मिलता है, वहां से बहुत सारी चीजें जो है राजा को खजीने में जमा की जाती है। क्योंकि अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं ना किसी चीज के बारे में। क्योंकि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, कृषि पे अवलंबित है ना। तो उसी प्रकार जो था कृषि से हमें बहुत सारी चीजें मिलती थी। और कृषि के माप के लिए सिंचाई व्यवस्था की अवलंब किया गया था। जो शिक्षक होते थे और ब्राह्मण जो होते थे उन लोगों को वृत्ति मिलती थी। और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत सारा दान दिया जाता था। पहले का जो वातावरण जो होता था ना बहुत धार्मिक प्रिय होता था, बहुत सारा देव भगवान वगैरह से मानते थे। और हर चीज में आप हर राज्य में देखोगे किसी न किसी पंथ को माना गया है, चाहे कितने भी बड़े शासक रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो, हिंदू मतलब वैदिक संस्कृति हो, मुस्लिम शासक हो, चाहे कोई भी शासक हो, उन लोगों में धार्मिकता ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि लोग धार्मिकता से, धार्मिक की भावना से एकजुट हो जाते हैं। तो पुरातन काल से चलता आ रहा है। तो दान धर्म जो है हर इस राज्य में देखोगे, चाहे कोई भी प्रशासन हो, मुस्लिम प्रशासन हो, हिंदू प्रशासन हो, वैदिक संस्कृति हो, हर प्रशासन में जो है बहुत बड़ी मात्रा में है दान धर्म किया गया है धार्मिक कार्यों के लिए। क्योंकि धार्मिक एक ऐसी भावना है जो लोगों को बहुत ज्यादा दिनों तक जोड़े रखती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे छोटी इकाई जो मैं बता चुकी हूँ ग्राम थी। प्रांत को राष्ट्र कहा जाता था। और राष्ट्र पे जो है राष्ट्र के
क्या मांडलिक काम करते थे, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रांत को राष्ट्र कहा जाता था और राष्ट्र पे जो राज करता था, जिसके अंडर में राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था है, उसको राष्ट्रीय क्या मांडलिक कहते थे। ग्राम का प्रमुख कौन होता था, मुखिया होता था, ठीक है, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख कौन होता था, मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक कहते थे, ठीक है। उसके बाद प्रांत जो है, प्रांत पे कौन राज करता था, राजवंश या फिर सामंत, ठीक है, जो बड़े बड़े सामंत होते थे उनको प्रांत दे दिया जाता था, लेकिन बहुत सारे प्रांतों का समुच्चय जो होता था उस पर राजा राज्य करता था। तो प्रांत जो है उस पर कौन राज करता था, राजवंश राज्य करता था। ये थी हमारी प्रांतीय व्यवस्था, जहाँ जो है राजा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और छोटी छोटी जो इकाइयों को क्या कहते हैं हम देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे कला। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, कला पे मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन पर आधारित एक वीडियो बनाई हूँ, जहाँ सिर्फ मैंने पल्लव कालीन स्थापत्य कला, जहाँ पांचों कलाओं के बारे में, बहुत स्थापत्य कला जो है उन सभी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी दी हूँ। आप वो वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही नोट्स भी निकालिए, क्योंकि वो जो शैली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके जो सारे के जहाँ मैंने आज दी हूँ ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट में वही यहाँ पे ली हूँ जो पूछे गए, ठीक है। तो सबसे देखेंगे कला के बारे में। तो सबसे पहली थी महेंद्र शैली, जिसे मंडप शैली भी कहा गया है। अब नाम से भी पता चलता है मंडप, है ना। आप अगर शादी में गए होंगे, सभा मंडप में गए होंगे, किसी गांव में गए होंगे, तो आपको देखेंगे मोस्टली ग्राम में आप जाते हो गांव में, तो जब शादी का जो टेंट लगा होता है, वो जो मंडप होता है, आप देखते हो कि ऐसे जो स्तंभ होते हैं उस पर खड़ा होता है और मतलब वो सजावट आपने देखी होगी, है ना। तो वो जो मंडप शैली थी उसी प्रकार थी कि बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी, पहाड़ जो होते थे, पर्वत जो होते थे, वो उनको खोद कर मंडप बनाया जाता था। इसके पहले भी मंदिर व्यवस्था थी, पल्लव के पहले भी मंदिर व्यवस्था थी, लेकिन क्या था कि जो गुहाओं में मंदिर बनाए जाते, जैसे अजंता वेरुल की जो गुहाएं हैं, आप जानते होंगे, गुप्त काल में बता चुकी हूँ, गुप्त काल में बनाई गई है ना। तो पल्लव काल में क्या किया गया है कि जो चट्टानें हैं उनको काटकर मंदिर बनाए गए हैं और स्तंभ पर आधारित होता था, प्लेन होता था। मोस्टली गांव में पहले इसी प्रकार के मंदिर होते थे। अभी जब जो है बदल चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मंदिरों की रचना भी बदल चुकी है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा पुराना अगर कोई मंदिर हो गाँव में, तो देखोगे आप कि मंडप शैली से बने और एकदम सीधे सादे मंदिर होते थे, कोई सजावट नहीं होती थी, स्तंभ पे उभे होते थे और एक गर्भगृह होता था जहाँ भगवान रहते थे, ठीक है। तो महेंद्र शैली, जिसे हम मंडप शैली के नाम से भी जानते थे, उसका महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उसके काल में इसका विकास हुआ, इसको प्रवर्तक भी कह सकते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है मंडप शैली का प्रवर्तक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के काल में ही मंडप शैली या फिर महेंद्र शैली जो है उसका विकास हुआ है। और इसके जो उदाहरण है तो वो मकोंडा मंदिर, याद में रखिए, पूछा गया है, मकोंडा मंदिर, अनंतेश्वर, भैरव कोन, मुंडनावली मंदिर व पंच पांडव मंदिर। अब पंच पांडव मंदिर आपको आगे भी देखेंगे। देखिए पंच पांडव मंदिर है और पंच पांडव रथ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि महेंद्र शैली में पंच पांडव मंदिर जो है वो बनाए गए हैं, जो एक स्तंभ पे उभे होते थे, बहुत सिंपल से होते थे, चट्टानों को, बहुत बड़ी पहाड़ों को जो इसको काट के इसको बनाया जाता था। उसके बाद देखते हैं मामल्य शैली, उसके प्रवर्तक कौन है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। और रथ मंदिर प्रसिद्ध है। नरसिंह वर्मन शैली के दो जो प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं और दोनों प्रकार जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, आप जाके उसे देखिए, दोनों के दोनों पार्ट में बता चुकी, लेकिन मोस्टली नरसिंह वर्मन की जो मामल्य शैली है वो रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर रथ मंदिर कौन से शैली के पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला है, कई बार पूछा गया है, तो वो शैली कौन सी है, हमारी मामल्य शैली है, रथ मंदिर है। आप कांची में जाओगे, साउथ में जब भी जाओगे तो द्रौपदी रथ मंदिर है, तो उस रथ मंदिर में कौन से रथ मंदिर है बता दूं मैं, तो द्रौपदी रथ मंदिर है, अर्जुन रथ मंदिर है, भीम रथ मंदिर है, युधिष्ठिर मंदिर, धर्मराज कहा गया है। देखिए आपको 5 पांडव तो नाम पता होंगे, सबसे पहले युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, ये सभी और उनके साथ द्रौपदी, ये रथ मंदिर, ठीक है। पंच पांडव आते हैं यहाँ पे,
ये पंच पांडव मंदिर है और रथ मंदिर इनका सेपरेट सेपरेट है। और बात बता दूं कि मामल्य शैली में जो है धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर पांडव में से सबसे प्रथम पुत्र जो थे तो उनके मंदिर पे नरसिंह वर्मन का जो है चित्र अंकित किया गया है। हमेशा ध्यान में रखिए, ये सवाल पूछा गया है, इसे बार बार बता रही हूँ मैं कि नरसिंह वर्मन जो है उनका जो चित्र है या फिर उनकी जो मूर्ति है वो धर्मराज के रथ मंदिर पे बनाई गई है। धर्मराज जिसको युधिष्ठिर रथ मंदिर है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे। तो पूरे 5 पांडवों का अलग अलग रथ बनाया गया है। द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा और विशाल जो है युधिष्ठिर का रथ मंदिर है। साथ ही साथ गणेश रथ मंदिर है और उसके साथ महेश, मतलब सभी जो भगवान है वो सभी का आपको अगर याद हो तो गणेश है, पंच पांडव है, महेश है, उसके बाद पिंडारी है और दूसरा कौन सा है तो बता दूं मैं, पिंडारी। और उसके बाद सभी जो रथ मंदिर है वो रथ मंदिर किस में आते हैं तो मामल्य शैली में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राजसिंह शैली। तो ये किसने बनाई है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाई है। और राजसिंह शैली जो है वो किसने बनाई है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाई है। राजशैली नरसिंह वर्मन ने राजसिंह नामक उपाधि भी धारण कर रखी थी, राजसिंह नामक मंदिर भी बनाया था। हमेशा ध्यान में रखें, राजसिंह का अगर उल्लेख आता है तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय है। ठीक है, क्योंकि उनको नाम शायद बहुत ज्यादा पसंद रहा हो तो हर चीज को उन्होंने राजसिंह का नाम दे रखा है। तो उनके काल में जो है राजसिंह शैली जो है बनाई गई है। उसके बाद देखेंगे उसके मंदिर कौन से तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर, शौर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ये तीनों मंदिर जो है पूछे गए। ठीक है, ये बहुत आईएमपी है कि वैकुंठ पेरुमल मंदिर, शौर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर किस काल में बनाए गए हैं तो किस शैली के, राजसिंह शैली के हैं और नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में वो बनाए गए हैं पल्लव शासन व्यवस्था में। उसके बाद देखते हैं नंदी वर्मन शैली। ये जो शैली आपको बहुत कम इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नंदी वर्मन शैली जो है वो नंदी वर्मन पल्लव वंश के काल में बनाई गई थी। मुक्तेश्वर, मातंगेश्वर मंदिर, बलमलेश्वर मंदिर और तेरुमैन मंदिर, तो उसमें से तेरुमैन मंदिर जो है पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपराजित शैली। तो अपराजित जो पल्लव का सबसे आखिरी शासक था उसके काल में जो है अपराजित शैली बनाई गई है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। इन तीनों से जो चारों शैली है उन शैली में से जो अपराजित शैली है बहुत ही सीधी सादी शैली है, बहुत ही ज्यादा मतलब इसका ज्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है, ये जो मंदिर है नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं और इनके जो स्तंभ है उन पर बहुत ज्यादा जो है मतलब चित्रकारी की गई है। ठीक है, उसके बाद साहित्य के बारे में देखते हैं। तो पल्लव वंश में जो साहित्य का केंद्र है वो कांची रहा है। कांची जो है पल्लव की राजधानी रही है। तो जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो कांची से संबंधित है। कांची कोण कहा गया है। हेनसांग ने जिसे कांचीपुरम भी कहा गया है, तो इसके सीयूकी में उसको कांचीपुरम नामक उसने उल्लेख किया है। कांची कोण, कांचीपुरम या फिर कांची, ये तीनों अगर पूछते हैं तो ये तीनों क्या है, एक ही है। ठीक है, उसके बाद साहित्य में देखते हैं तो हम किरातार्जुनीयम जो है वो किसने लिखा है, भारवी ने लिखा है और दशकुमार चरितम दंडित ने लिखा है। तो इतना ही नहीं तो जो पल्लव के शासक थे वो खुद भी एक साहित्यकार थे। तो जिसमें महेंद्र वर्मन जो है उन्होंने मतविलास प्रहसन नामक जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो ये तीनों ग्रंथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारवी का किरातार्जुनीयम, इस मतलब अर्जुन से संबंधित कोई चीज होगी क्योंकि नाम में ही अर्जुन आ रहा है। ठीक है, दशकुमार चरितम जो दंडित ने लिखा है और मतविलास प्रहसन जो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा है। इतना ही नहीं तो पल्लव काल में कालिदास और वराहमिहिर, वैज्ञानिक वराहमिहिर है और साहित्यकार कालिदास है, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे। और ये दोनों किस काल के हैं तो गुप्त काल के। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि पल्लव वंश जो था वो मौर्य काल से और गुप्त काल से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित था। वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा दोनों से मिलती जुलती थी। इस कारण कालिदास जो साहित्यकार थे और वराहमिहिर, इन दोनों का जो है प्रचलन है, फिर दोनों की जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ज्यादा पल्लव काल में थी। उसके बाद देखेंगे हम ज्ञान और शिक्षा के बारे में। ठीक है, और ज्ञान और शिक्षा के बारे में देखते हैं कि पल्लव काल में शिक्षा और ज्ञान कैसा था। तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वेदों पे भर दिया जाता था।
जो वेद है हमारे, उन वेदों की शिक्षा पे भर दिया जाता था। और ये पल्लव जो थे अभी साउथ में है, देखिए साउथ में है, मतलब इनकी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो कन्नड़ होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए, मतलब वो जो उनकी साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो होनी चाहिए और ज्यादा उन पर भर देना चाहिए। लेकिन पल्लव काल में ऐसा नहीं हुआ है, तो साहित्य पे जो है वेदों पे भर दिया गया, साथ ही साथ संस्कृत भाषा पे बहुत ज्यादा भर दिया गया है, संस्कृत के विकास के लिए कार्य किया गया है। और सभी जो उनके विद्यालय थे वो कांची में थे और विद्यालयों में सभी धर्म शास्त्रों पे ध्यान दिया जाता था, विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और राज्य की ओर से शिक्षा को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता था। राजा जो है शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता था, जितना भी दान लगे वो सभी दान देता था। जो विद्यालय थे वो कांची में थे, विश्वविद्यालय, और उनमें सभी प्रकार के धार्मिक शास्त्रों का और विज्ञान का जो है शिक्षा दी जाती थी। और राजकीय यातना थी कि जो राजकीय यातना जो होती है, राजा की जो यातना होती है वो सभी की सभी संस्कृत में लिखी जाती थी, न कि तमिल में, क्योंकि पल्लव जो है साउथ में, हमेशा ध्यान में रखें, पल्लव भले ही साहित्य की इसमें उन्होंने तमिल में करनी चाहिए थी, कन्नड़ में करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पल्लवों ने संस्कृत भाषा पे भर दिया है, वेदों के ज्ञान पे भर दिया है और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। सभी को वेदों की शिक्षा दी जाती है और देवालयों के जो सेठ शाहूकार होते थे वेदों की शिक्षा के लिए, और जो देवालय होते उन लोगों के विकास के लिए वहाँ के सेठ शाहूकार जो होते थे बहुत प्रचुर मात्रा में दान दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम धर्म के बारे में। धर्म जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि लोगों को आजकल जोड़ने का जो साधन है और तोड़ने का जो, पहले तो धर्म लोगों को जोड़ने का था, आजकल तो हम दो धर्म के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं। तो धर्म जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजवंश में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखेंगे कि पल्लव काल में जो धर्म था, कौन सा धर्म प्रचलित था। तो वैदिक धर्म जो है उसकी दो शाखाएं है, शैव पंथ और वैष्णव पंथ, दोनों बहुत ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि बहुत जो पल्लव शासक थे वो पहले शैव धर्म को मानते थे और कुछ एक जो शासक थे, दो शासक थे जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था अपनी अवनति पर था, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों को राजाश्रय नहीं मिला था, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को उनकी अवनति चल रही थी। लेकिन हेनसेंग जब साउथ में आया है, दक्षिण में आया है, तो उसने अपने सीयूकी में लिखा है कि जो बौद्ध धर्म था वो अच्छी खासी, मतलब उसकी अच्छी स्थिति जो थी अच्छी खासी थी, 10,000 भिक्षुओं का उसने उल्लेख किया है। देखिए हेनसेंग जो था वो चीन से क्यों आया था, बौद्ध धर्म की स्टडी करने के लिए आया था, तो उसका जो भी नजरिया होगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा होगा। तो इसलिए उसने लिखा है कि पल्लव शासन काल में भी बौद्धों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, उसे 10,000 जो भिक्षु है उनका उल्लेख जो उसने अपने सीयूकी में किया है, हेनसेंग की जो प्रवास वर्णन है सीयूकी, उसने उसका उल्लेख किया है। ठीक है, फिर भी जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है वो अपनी अवनति के काल पर था, और वैदिक धर्म का जो शैव पंथ है और वैष्णव पंथ है वो अपने उन्नति पे थे, और विभिन्न जो संप्रदाय है उन लोगों का उदय जो है इसी काल में हुआ है। अब वो देखते हैं कि महान शंकराचार्य आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य कौन है, तो उनका उदय जो है वो इसी काल में हुआ है, मालाबार बेट पर उनका जन्म हुआ है, और जो शंकराचार्य है पल्लव शासक काल में ही थे। ठीक है, उसके बाद तो भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। भक्ति आंदोलन जब देखेंगे तब देखेंगे आपको अलवार और नायनार शाखा, तो उन दोनों शाखा का जो उदय है वो पल्लव काल में ही हुआ है। तो संत अय्यर और तिरुज्ञान ये शैव पंथ का प्रचार करते थे, वैष्णव पंथ का भी प्रचार बहुत मात्रा में हो रहा था। उसके बाद अलवार और नैनार जो है ये दोनों जो शाखा है इसी काल में उत्पत्ति हुई थी उसकी। अब अलवार और नैनार के बारे में हम देखने वाले हैं। तो अलवार जो है ये वैष्णव है और नैनार जो है वो शैव धर्म को मानने वाले हैं। इतना नहीं तो वैष्णव धर्म की जो अंदाल थी, अंदाल नामक महिला संत थी, वो प्रथम महिला संत थी अलवार लोगों की, मतलब वो वैष्णव पंथ को मानने वाली बहुत प्रचुर मात्रा में थी और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो ये था हमारा वैष्णव पल्लव वंश का जो है प्रशासन व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, धर्म, साहित्य, सभी के बारे में हम देख चुके हैं। इससे बाद जो पल्लव वंश खत्म हो जाता
जाता है, क्योंकि हम पल्लव वंश का उदय कहाँ से हुआ है वो देख चुके हैं और उनकी प्रशासन व्यवस्था देख चुके। और इसके बारे में कला के बारे में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, थर्ड बार बता रही हूँ कि इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप जाइए उसको देखिए। और क्योंकि अब कला जो है पल्लव की कला के लिए जो पल्लव है अपने अलग स्थान बनाया है पल्लव ने। इनकी स्थापत्य कला से इनको याद किया जाता है, इनकी स्थापत्य कला के कारण इनका शौर्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनकी स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पल्लव का अगर जब भी आप स्टडी करो तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है कलाओं पे दो, ठीक है, कला जो इनकी प्रकार पर दो, ठीक है। और आप सभी का शुक्रिया कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।